सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, माय नेम इज प्रीतम एंड आज जो है हम द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का 1 से लेकर 10 जो सेक्शन थे वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब आगे का करेंगे जो कि होगा 11 से। इसको 11 से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम्म तो 11 से कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं। इसमें टोटल कितने सेक्शन है? 19, ठीक है। और एक्ट का नाम क्या था? प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं रीड करके। जितने सेक्शंस है इसमें टोटल 19 सेक्शंस है। हमें 11 से डिस्कस करना है आज। 1 से लेकर 10 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, वीडियो अपलोड हो चुकी है। देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो भी कोई बात नहीं। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। सो पहला सेक्शन कहता है सो टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेकंड टॉक्स अबाउट डेफिनेशन। थर्ड पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन। सेक्शन 4 पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट। सेक्शन 5 पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड cost. Section 6 restrictions on imprisonment of offenders under 21 years of age. Section 7 report of probation officer to be confidential. Section 8 variation of the condition of probation. Section 9 procedure in case of offender failing to observe condition of bond. Section 10 provision as to securities. इतना हमने डिस्कस कर लिया। Section 11 talks about courts competent to make order under the act, appeal and revision, and powers of court in appeal and revision. Section 12 removal of disqualification attaching to conviction. Section number 13 probation officers. Section number 14 duty of probation officer. Section number 15 probation officer to be public servant. Section number 16 protection of action taken in good faith. Section number 17 power to make rules. Section number 18 saving of operation of certain enactments. Section number 19 section 562 of the code not to apply in certain areas. तो ये था टोटल सेक्शन। हमने 10 तक कर लिया था। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं बता दूं कि जितना आपको आता है उतना ही मुझे भी आता है। इसको साथ में रीड करते हैं, साथ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जितना समझ में आएगा ठीक है, जितना नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ लेंगे। सेक्शन 11 क्या करता है? कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील एंड रिवीजन, एंड पावर्स ऑफ कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। कोर्ट की कंपिटेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं ये कि कोर्ट जो है ऑर्डर बना सकता है, ऑर्डर दे सकता है इस एक्ट के अंडर में, अपील एंड रिवीजन एंड पावर ऑफ कोर्ट्स इन अपील एंड रिवीजन। तो बेसिकली पावर ऑफ कोर्ट जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसको रीड कर लेते हैं तो थोड़ा इसमें क्लियरिटी हमको और मिल जाए, ठीक है। इसका फर्स्ट सब सेक्शन जो है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड और एनी अदर लॉ, एन ऑर्डर अंडर दिस एक्ट में be made by any court empowered to try and sentence the offender to imprisonment, and also by the High Court or any other court when the case comes before it on appeal or in revision. So ये कह रहा है may be made by any court empowered to try and order। ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट जो है इस एक्ट के अंडर में ऑर्डर दे सकता है empowered to try, sentence the offender of imprisonment, and also by the हाई कोर्ट के कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है तो वो तो अपील एंड रिवीजन के रिगार्डिंग डिस्कशन कर ही सकते हैं, ऑर्डर पास कर ही सकते हैं। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट भी जो है वो भी जो है इस एक्ट के अंडर में ऑर्डर पास कर सकते हैं। यहां तक मुझे समझ में आ रहा है फर्स्ट सेक्शन से, फर्स्ट सब सेक्शन से, ठीक है। सेकंड सेक्शन क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड वेयर एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 और 4 is made by any court trying the offender or that other than high court, an appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lie from the sentence of the former court.
An appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily, notwithstanding anything contained in this code, where an order under section 3 or section 4 is made by any court trying the offender other than high court, an appeal shall lie to the court to which appeal ordinarily lie from the sentence of the former court. So basically ये बात कर रहा है कि कोई भी ट्रायल कोर्ट होगा जहां से अगर अपील जानी होगी तो उसी की जुरिस्डिक्शन में जो हाई कोर्ट है उसके पास ही जो इसकी अपील है जाएगी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है इसका कुछ और मायना हो, और वो मायने, वो जो डेफिनेशन है, वो जो एक इसको क्या बोलेंगे, वो जो करेक्टनेस है वो आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन है 3, इन एनी केस वेयर एनी पर्सन अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन है, जिसमें जो ऑफेंडर है उसकी एज जो है 21 साल से कम है, इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस एंड द कोर्ट बाय विच ही इज फाउंड गिल्टी डिक्लाइंस टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4, ठीक है। तो 21 साल का वो व्यक्ति है जो ऑफेंडर है, और कोर्ट जो है उसको जो बेनिफिट है सेक्शन 3 और 4 के अंडर में प्रोवाइड नहीं करती है, डिक्लाइन कर देती कि declines to deal with him under section 3 or 4 and passes against him any sentence of imprisonment और उनके उसके उस व्यक्ति के विरुद्ध, उस अपराधी के विरुद्ध कोई, मतलब उस अपराधी को कोई सजा दे देती है विद और विदाउट फाइन, उसमें हो सकता है फाइन इंक्लूड किया गया हो, ना भी इंक्लूड किया गया हो, फ्रॉम विच नो अपील लाइज और इज प्रेफर्ड, और अपील भी नहीं करता है वो, ठीक है। तो 21 साल का कम व्यक्ति, उसको बेनिफिट नहीं मिलता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का कोर्ट के द्वारा। कोर्ट डिनाई कर देती है कि हमें इसे बेनिफिट नहीं देंगे, हो सकता है। और इम्प्रिजनमेंट के लिए कोर्ट जो है उसको पनिश करे, उसमें हो सकता है उस इम्प्रिजनमेंट में फाइन भी ऐड हो, फाइन ना भी ऐड हो, और वो जो इम्प्रिजनमेंट है जो उस पर्सन को मिला है, जो उस व्यक्ति को मिला है, उसकी कोई अपील भी ना जाए। ऐसे सिचुएशन में the court to which appeals ordinarily lie from the sentence of the former court may either of its own motion or on an application made to it by the convicted person or the provisional officer call for and examine the record of the case and pass such order thereon as it thinks fit. So इसमें जो हाई कोर्ट है, अगर the court to which appeal ordinarily lie from the sentence of the former court may either of its own motion or on application made it by the convicted person or the probation officer call for and examine and record case and pass such order thereon as it thinks fit. So I think हाई कोर्ट का डिस्कशन इसमें चल रहा है ना, कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो जो उसके उस इम्प्रिजनमेंट के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर पास कर सकता है। अगर अपील जाती है तो प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके द्वारा अगर कोई एप्लीकेशन जाती है तो हाई कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है, और हो सकता है चेंज भी कर दे, कोई ऑर्डर पास कर दे। सब सेक्शन 4 है इसका, व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर, the appellate court or the high court in the exercise of its power of revision may set aside such order and in lieu thereof pass sentence on such offender according to law. तो इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा कि अगर कोई कोई पनिशमेंट दे दी गई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा किसी ऑफेंडर को, तो हाई कोर्ट उसको चेंज भी कर सकता है, और उस इम्प्रिजनमेंट का जो ऑर्डर है ट्रायल कोर्ट का उसको सेट असाइड भी कर सकता है, उसको हटा सकता है, ठीक है। और लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लॉ तो बहुत वास्ट वर्ड होता है, तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है therefore pass sentence on such offender according to law.
और लॉ के अकॉर्डिंग उसको कोई फाइन मतलब उसको कोई पनिशमेंट मिल सकती है, कोई सेंटेंस मिल सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी चेंज कर दे। Provided that the appellate court or the high court in revision shall not inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was found guilty। तो इसमें प्रोवाइजो जो मेंशन है कि हाई कोर्ट जो है या अपीलेट कोर्ट है, उनको ये ध्यान में रखना है रिवीजन के टाइम कि कहीं वो उससे बड़ा जो पनिशमेंट उसको ऑलरेडी मिली है, कहीं उससे बड़ा पनिशमेंट उसको ना मिल जाए। shall not inflict, shall वर्ड है मतलब मैंडेटरी है कोर्ट के लिए, नॉट इन्फ्लिक्ट अ ग्रेटर पनिशमेंट देन माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय विच द ऑफेंडर वाज फाउंड गिल्टी। तो जिस कोर्ट के द्वारा ऑफेंडर गिल्टी फाउंड हुआ था, गिल्टी माना गया था, दोषी माना गया था, इस चल रहा है, हाँ, दोषी माना गया था, वो जितना पनिशमेंट उस व्यक्ति को देती है उससे ज्यादा कहीं जो अपीलेट कोर्ट है वो ना दे दे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 12, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। Notwithstanding anything contained in any other law, a person found guilty of an offence and dealt with under the provision of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification, if any, attaching to a conviction of an offence under such law। A person found guilty of an offence and dealt with under the provision of section shall not suffer disqualification, if any, attaching to a conviction of an offence under such law, provided that nothing in this section shall apply to a person who, after his release under section 4, is subsequently sentenced for the original offence। इसमें ये कह रहे हैं आई थिंक कि जो जरूरी नहीं है कि इसमें जो पनिशमेंट है इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाए, इसी के अकॉर्डिंग रिलीज की जाए। जो बाकी एक्ट्स हैं उसमें जो प्रोविजंस मेंशन है, किसी पनिशमेंट को फुलफिल हो अगर हो रहा है तो उससे भी कवर अप किया जा सकता है, वो भी इंक्लूड किया जा सकता है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी सीख ही रहा हूं और आप करेक्ट करते जाओगे तो सीखता जाऊंगा। सेक्शन 13 जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर्स की डेफिनेशन बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर रहा है, और इसमें सब सेक्शन फर्स्ट है वो बात करता है पर्सन और प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट शैल बी ये बताता है कि प्रोबेशन ऑफिसर कौन होगा। ऑप्शन सॉरी क्लॉज ए है अ पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज एज सच बाय स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया एज एन प्रोबेशन ऑफिसर तो वो प्रोबेशन ऑफिसर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अपॉइंट कर दिया किसी व्यक्ति को, बोला कि आज से तुम प्रोबेशन ऑफिसर, तो प्रोबेशन ऑफिसर हो जाएगा। उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती होगी, जैसे होगा कि एटलीस्ट एलएलबी तो होगा, कुछ एक्सपीरियंस रहता होगा, तो वो सारी चीजें इंक्लूड कर लेना अपनी तरफ से भी, है ना। नेक्स्ट है बी अ पर्सन प्रोवाइडेड for this purpose by society recognized in this behalf by the state government। so state government जिस सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करती है उसके द्वारा भी अपॉइंट किया गया पर्सन जो है प्रोबेशन ऑफिसर कहला सकता है, हो सकता है। सी है इन एनी एक्सेप्शनल केस एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज फिट टू एक्ट एज अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द स्पेशल सर्कमस्टांस ऑफ द केस। सो अगर कोर्ट के ओपिनियन में कोई व्यक्ति है जो फिट हो रहा है प्रोबेशन ऑफिसर के रोल में, तो कोर्ट जो है उसको अपॉइंट कर देगी एज एन प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। तो आई थिंक कोई सा भी पर्सन हो सकता है, आई डोंट थिंक सो कि उसके पास एलएलबी की डिग्री रिक्वायर्ड हो, बट जहाँ तक इसकी डेफिनेशन है तो इसने तो काफ़ी कुछ डाउट में छोड़ दिया है, कि क्लियरिटी नहीं दी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो जहाँ तक ये पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें तो देखा है कि स्टेट किसी को अपॉइंट कर दे तो वो प्रोबेशन ऑफिसर, स्टेट किसी सोसाइटी को रिकॉग्नाइज करती हो। एक सेकेंड, कैमरा चल रहा है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इसको हम कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, एक कुरियर आ गया था तो उसको थोड़ा देखने लग गया था। एंड एक हर महीने है ना मैगजीन आती है एक लॉ टेलर के नाम से, तो ये मैं उसको हर महीने आती है तो ये पढ़ता हूँ। तो आप भी चाहो तो इसको ले सकते हो, सही है ये काफ़ी। इसमें सब समरी इसके जो है जितने भी लेटेस्ट जजमेंट होते हैं सबकी समरी इसको सिनॉप्सिस टाइप में कन्वर्ट करके ये देते हैं, तो उसको रीड कर लो, सही रहता है। ठीक है, तो इसको आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 2 इसका क्या बात करता है? कोर्ट, अ कोर्ट विच पासेस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट in which the offender of फिर से रिपीट कर देता हूँ। A court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for the time being resides may at any time appoint any probation officer in the place of the person named in the supervision order। So वो जो कोर्ट जो है ऑर्डर देगी रिलीज करने के लिए सेक्शन 4 के अंडर में, तो उसमें क्या कर सकती है कोर्ट जो है, प्रोबेशन ऑफिसर का नाम भी है कि कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर है उसका नाम मेंशन कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, मेंशन कर सकती है कि ये जो है ये आपको जो है आपको सुपरवाइजर बनाया जा रहा है और आपकी निगरानी में ये जो ऑफेंडर है ये रहेगा। इसको रिलीज तो किया जा रहा है बट आपको इसको आपको इसको देखते रहना है। Explanation: For the purpose of this section, a presidency town shall be deemed to be a district and chief presidency magistrate shall be deemed to be district magistrate of that district। So ये पहले के कुछ टर्म्स हैं जिसको रिप्लेस करके बताया गया है कि प्रेसिडेंसी टाउन shall be deemed to be a district। So प्रेसिडेंसी टाउन जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा और चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट जो है वो एज एन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट माना जाएगा। सेक्शन 3 है, सॉरी सब सेक्शन 3 है, अ प्रोबेशन ऑफिसर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट shall be subject to the control of district magistrate of the district in which the offender of the for the time being resides। So offender जो है जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनके कंट्रोल में, मतलब उनकी ऑथोरिटी में ये जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो होगा। ठीक है, सो मान लीजिए एक मैजिस्ट्रेट है और ये है वो जो ऑफेंडर है वो, तो ये जहाँ रहता है वो, ये जिस एरिया में रहता है और इस एरिया में जो मैजिस्ट्रेट है वो मैजिस्ट्रेट की नज़रों में, निगरानी में या फिर उससे नीचे जो है ये प्रोबेशन ऑफिसर रहेगा और इसको देखता रहेगा ऑफेंडर को। तो ये इस चीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 14, ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स। तो डेफिनेशन देख लिया, अब ये बता रहे हैं कि चलो प्रोबेशन ऑफिसर तो बता दिए कि कौन कौन होगा, अब ये बताओ कि इनका काम क्या होगा। A probation officer shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, clause A, inquire in accordance with any direction of a court into the circumstances or home surrounding of any person accused of an offence with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit report to the court। So basically इसका सबसे पहला जो काम है वो है इंक्वायरी का, कि जब भी कोर्ट इसको डायरेक्शन दे किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर को कि जाओ भाई देख के आओ उनके घर के आसपास का कैसा एनवायरनमेंट है, कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता है, और भी कोई इंस्पेक्शन करना हो या फिर निगरानी रखनी हो आसपास में या फिर कुछ भी जांच पड़ताल करनी हो और कोर्ट के कुछ डाउट है तो वो पता करके आना हो ऑफेंडर के रिगार्डिंग में, तो वो जो इंक्वायरी है वो प्रोबेशन ऑफिसर करेगा। बी जो है सुपरवाइज probationers and other persons placed under his supervision and where necessary endeavor to find them suitable employment। तो दूसरा काम जो है इनका ये है कि सुपरवाइज करेगा, जितने भी ऑफेंडर्स हैं उन पे नजरें रखेगा और हो सके तो उनको जॉब भी प्रोवाइड करवा सकता है, फाइंड देम सुटेबल एम्प्लॉयमेंट जरूरत पड़ी तो। सी बात करता है एडवाइस एंड assistant offenders in the payment of compensation or cost ordered by court। advise and assist offenders। सो जो है ये जो है इनका अगला काम है वो है कि
एडवाइस देना और गाइड करना, काइंड ऑफ गाइड करना कि उसको ऑफेंडर को कि किस चीज में कंपनसेशन का जो अमाउंट होगा, जो पे करना होगा ऑफेंडर को, अगर कोई कंपनसेट करना हो किसी को, तो उसको वो उसके मेथड में कि कैसे कंपनसेट करोगे कि और कितना अमाउंट बन रहा है, करना ही है तुम्हें, या फिर कोर्ट जो है वो कॉस्ट लगा देती है ऑफेंडर के ऊपर, तो वो जो है वो पेमेंट हो और अच्छे से वो सक्सेसफुली पेमेंट हो, उसके लिए जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो ऑफेंडर को एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा, गाइड भी करेगा। डी है एडवाइस एंड असिस्ट इन सच केसेस एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन हु हैव बीन रिलीज्ड अंडर सेक्शन 4। सो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो भी ऑफेंडर है रिलीज हुए हैं उनको एडवाइस और असिस्ट करेगा प्रोबेशन ऑफिसर। ऐसे तरीके में जो कि मेंशन्ड हो, जो कि बताया गया हो, और एक टाइप का इंस्ट्रक्शंस दे देगा, जहां जो उसको नहीं पता होगा तो वो बता देगा। ई कहता है परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा इंक्वायरी के अलावा, सुपरवाइज के अलावा, एडवाइस एंड असिस्ट के अलावा उसको अगर कोई अलग काम दिया गया है, प्रोबेशन ऑफिसर को कोई भी अलग ड्यूटी दी गई है उससे कनेक्टेड, तो ऑफेंडर से कनेक्टेड, तो वो भी काम प्रोबेशन ऑफिसर ही करेंगे। सेक्शन 15 प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, तो प्रोबेशन ऑफिसर 13, फिर 14 में उनकी ड्यूटी, और अब इनको एक पोस्ट दे रहे हैं, एक टाइटल दे रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट का। ठीक है, कि ये जो है पब्लिक सर्वेंट होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी इंडिविजुअल के सर्वेंट है या फिर किसी सिंगल पर्सन की बात सुनेंगे। इनका जो बेसिकली ये जो है, ये लोगों की जो है सहायता करने के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और ये जो होंगे पब्लिक सर्वेंट होंगे, एज एन पब्लिक सर्वेंट। प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो जनता के जो सेवक हैं वो है प्रोबेशन ऑफिसर्स। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एवरी प्रोबेशन ऑफिसर एंड एवरी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड इन परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। सो इस एक्ट के अंडर में जो पावर्स कोर्ट को दी गई है अपॉइंट करने की, या फिर किसी सोसाइटी को अपॉइंट करने की एक प्रोबेशन ऑफिसर को, उस प्रोबेशन ऑफिसर को एक जनता का सेवक माना जाएगा। शैल बी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। सो सेक्शन 21 जो है आईपीसी का, वो मैं अभी देख लेता हूँ। आई थिंक पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बता रहा होगा, एक सेकंड में कंफर्म कर देता हूँ। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है। ठीक है, और टोटल इसमें 10 सब सेक्शन है, 10 11 10 है। 12th एवरीवन चेक कर लेना। सो सेक्शन 21 जो है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बताता है आईपीसी में। ठीक है, और ये बता रहे हैं प्रोबेशन ऑफिसर टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो एक पब्लिक सर्वेंट होंगे, जनता के सेवक होंगे। सेक्शन 16 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स shall lie against the state government or any probation officer or any other officer appointed under this act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rules or order made thereunder। So इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है किसी कोर्ट के थ्रू, तो उसके एग्जीक्यूशन में अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है, स्टेट जो है वो काम कर रहा है, उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे में वो कोई भी काम करे जो कि ऑर्डर में मेंशन्ड है, जो कि इस एक्ट के द्वारा मेंशन्ड है और ये एक्ट उसको वैलिड मानता है,
तो वैसा कोई भी एक्ट जो है उसके लिए उसके लिए जो प्रोविशन ऑफिसर है उस पर कोई भी सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, उसके अगेंस्ट में नहीं होगी। मीन्स कि उसके अगेंस्ट में ये नहीं जाएगा। मान लीजिए कोई ऑफेंडर है, ठीक है, और प्रोविशन ऑफिसर को ड्यूटी दी गई कि इस पे ध्यान रखना, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। और कोई होता यह है कि वो कोशिश करता है भागने की, ठीक है, जबकि उसको बताया गया होता है कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया होता है कि आपको बताना है कि आप इतने 1 साल तक यहाँ रहेंगे और यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी गई होती है, बट वो कोशिश कर रहा होता है भागने की। अब ऐसे में प्रोबेशन ऑफिसर जो उसके ऊपर नजर रख रहा था, वो अगर उसको जब वो भाग रहा होता है तो पकड़ लेता है, तो ऐसे में वो उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकता कि भाई मेरा राइट टू फ्रीडम है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, तुम होते कौन हो मुझे पकड़ने वाले, मेरा हाथ छोड़ दो। ऐसा करके जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑर्डर बेसिकली कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते बिना इन्फॉर्म किए। टर्म एंड कंडीशन में मेंशन था, बिल बॉन्ड में मेंशन था जो कंडीशन था, बट आप उसका ब्रीच कर रहे हो। तो ऐसे में पब्लिक ये प्रोविशन ऑफिसर जो है वो अगर उसको रोकता भी है तो उसके लिए कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो इस एक्ट को, इस ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है, इसके एग्जीक्यूशन को फुलफिल कर रहा है, तो उसके लिए कोई उसको पनिशमेंट नहीं होगी, जो कि 100% सही है। सेक्शन 19 है टोटल। तो ये एक 5th पेज, इसके बाद एक और पेज और बस। सेक्शन 17 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। रूल मेकिंग पावर किसके पास होगा उसकी बात करता है। द स्टेट गवर्नमेंट में विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डाल देगी और कोई जो रूल है वो रूल बना देगी इस एक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट है, सबको अगर कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई रूल बनाना चाहती है जिसको लगता है कि इस एक्ट को वो और स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है, तो ऐसे में पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू सबको अवेयरनेस, एक काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोवाइड करना होगा सबको कि ये रूल्स अब से आ रहा है, और वो रूल जो है इसमें ऐड हो जाएगा उस स्टेट में। सेकंड बात करता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर such rules may provide for all or any of the following matters, namely a appointment of probation officer, the term and condition of their service and the area within which they are to exercise jurisdiction. So जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि वो जो रूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है या बनाएगा वो किसके रिगार्डिंग हो सकते हैं, कैसे किस काइंड के रूल्स हो सकते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कोई भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, प्रोबेशन ऑफिसर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई अगर रूल चाहे तो बना सकती है। टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर सर्विस, कि उनका जो प्रोबेशन ऑफिसर का जो सर्विस रहेगा उसके जो कोई टर्म एंड कंडीशन रखना चाहे तो वो रख सकती है। एंड द एरिया विद इन विच दे आर टू एक्सरसाइज देयर जुरिडिक्शन, और वो जो उनका कोई एरिया अगर पर्टिकुलरली फिक्स करना हो या फिर कुछ मेंशन करना हो तो वो एरिया के रिगार्डिंग भी रूल्स ऐड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। बी जो है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट एंड द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय देम। ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर दिस एक्ट एंड द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय देम। सो प्रोबेशन ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है उसके रिगार्डिंग कोई रूल, या फिर वो जो रिपोर्ट क्रिएट करता है, प्रोबेशन ऑफिसर को रिपोर्ट बनाना होता है ना, और रिपोर्ट बना के मैजिस्ट्रेट को देना होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी अगर कोई रूल चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, बट सबसे पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सी जो है द कंडीशन ऑन विच सोसाइटीज में बी रिकॉग्नाइज्ड
for the purpose of clause B of subsection 1 of section 13. So कोई भी सोसाइटी जो है जो रिकॉग्नाइज करेगी किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर को, वो उसकी कोई कंडीशन रखने के लिए भी, जो कि हमने सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में क्लॉज बी में हमने देखा था कि जो सोसाइटी है वो भी रिकॉग्नाइज कर सकती है किसी पर्सन को टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो उसके रिगार्डिंग कोई कंडीशंस है वो भी, उसके ऊपर भी कोई रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। डी जो है द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन एंड एक्सपेंसेस टू प्रोबेशन ऑफिसर और ऑफ अ सब्सिडी टू एनी सोसाइटी विच प्रोवाइड्स प्रोबेशन ऑफिसर्स। सो जो प्रोबेशन ऑफिसर है उनके रिगार्ड, उनके सब्सिडी के रिगार्डिंग या कोई खर्चा जो है या पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन है, तो वो जो एक काइंड ऑफ मनी है उसके रिगार्डिंग कोई रूल जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ई एनी अदर मैटर विच इज टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसमें जितने भी ये जो एक्ट है इसमें अगर कुछ भी जितना भी कंटेंट है इसमें, उनमें चाहे तो उसके ऊपर भी कोई रूल बना सकती है। और एनी अदर मैटर, ठीक है, और एनी अदर मैटर मतलब वास्ट स्कोप हो गया इसका, कि और भी चाहे तो किसी भी मैटर पे रूल्स बना सकती है। विच इज टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो कि मेंशन होगा इस एक्ट में। 3 है, सबसेक्शन 3 है इसका, ऑल रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, all rules made under this section shall be subject to the condition of previous publication and shall, as soon as may be after they are made, be laid before the state legislature. So कोई भी रूल है जो कि बनने जा रहा है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करना मैंडेटरी होगा। लास्ट के 2 सेक्शन बचे हैं। सेक्शन 18 है, सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट। अच्छा, ये सेविंग्स है, ये है ना, मतलब कोई दूसरे एक्ट्स है ना, उनका कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है उसको बोल रहा है कि उसको अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट है। तो उसमें सबसे पहला है कि सेक्शन 31 जो है, सेक्शन 31 किसका, रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897, ठीक है। तो द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, सेक्शन 31 ऑफ RSA 1871, ठीक है। और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, दूसरा जो है सेक्शन 5 का सब सेक्शन 2 जो है किसका, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, ये जो सेक्शन है इस पर भी द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन एनी स्टेट रिलेटिंग टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स और बोस्टल स्कूल। इसके अलावा अगर जुवेनाइल ऑफेंडर से रिलेटेड कोई एक्ट है, उस पर भी इस एक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चौथा, बोस्टल स्कूल से रिलेटेड अगर कोई एक्ट है किसी स्टेट में तो उस पर भी इस एक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो 4 है ये सेविंग्स है, कि मतलब ये जो एक्ट है ठीक है अपनी जगह है ये एक्ट, लेकिन भाई इन चारों की जो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं या फिर ये दोनों तो कंप्लीट एक्ट हैं जो, और ये दोनों स्पेसिफिकली मेंशन किए गए 2 सेक्शंस जो हैं, इन पे जो द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी प्रकार से। लास्ट सेक्शन 19 है, जो कि बात करता है सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन एरियाज। सेक्शन 562 ऑफ द कोड मींस CRPC की बात कर रहा है, पुराने वाले। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, सेक्शन 562
of the code shall cease to apply to the state or parts thereof in which this act is brought into force. इसको में ये थोड़ा समझ में नहीं आया. Section 562 of the code not to apply in certain areas. कि ये बात कर रहा है कि सेक्शन 562 जो है वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, मान लो ये एरिया है तो इसमें से कुछ ऐसे एरिया हैं जिसमें ये अप्लाई नहीं होगा. Subject to the provision of section 18, section 562 of the code shall cease to apply to the state or parts thereof in which this act brought into force. ठीक है, सो अगर किसी स्टेट में, ये स्टेट हो गया, ठीक है, इसके स्टेट में हो सकता है सेक्शन 562 जो है सीआरपीसी का, जो कि कनेक्टेड है इस एक्ट से, वो पर्टिकुलर एरिया में अप्लाई ना हो. ठीक है, तो बस उसकी बात करता है ये. और 562 यहाँ पे एक बार डेफिनेशन में देख लेते हैं कि देखो, कोड ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898. ठीक है, तो पुराने वाला जो सीआरपीसी था उसके सेक्शन 562 था ना, 562. उसके 562 की बात कर रहा है, नए वाले की नहीं. अभी तो एक और आ गया है, 1 जुलाई से अप्लाई हो जाएगा. इन्फोर्समेंट 1 जुलाई है ना. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है हमारा, वो तो अप्लाई हो जाएगा. तो उससे पहले जो हमारा सीआरपीसी था पुराने वाले से 1898 का, उसकी बात कर रहा है, उसके 562 की बात कर रहा है. और प्रोबेशन ऑफिसर्स प्रोबेशन बी में है, 2 के बी में. ठीक है, ठीक है, तो यही था इसमें. लास्ट सेक्शन हमने देख लिया है कि एक कोई स्टेट है, उसके पर्टिकुलर कोई एरिया है, उसमें सेक्शन 562 इम्प्लाई नहीं होगा. बस, तो ये था हमारा द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958. इसको क्विकली हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और इसको डन कर देंगे. और जितना हो सके, आई नो कि ना आपको 100% समझ में आया होगा, ना मुझे 100% समझ में आया होगा, बट ये है कि एक बार रिवाइज करने पे अगर 10% भी समझ में आ रहा है तो अब बस 90% बचे हैं. और फिर उसको जब धीरे धीरे करेंगे तो फिर 20, 30, 40 करके ऐसे करके कंप्लीट डन. तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे. तो इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ. सेक्शन फर्स्ट टॉक अबाउट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट. ठीक है, सबसे पहले ये याद कर लेते हैं. सेक्शन द प्रोविजन एक्ट का नाम है द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट. द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958. इसमें टोटल 19 सेक्शन है. ठीक है, 1958 का एक्ट है. द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, टोटल 19 सेक्शन है. सेक्शन 1 टॉक अबाउट short title extent and commencement. Section 2 definition. Section 3 power of court to release certain offenders after admonition. Section 4 power of court to release certain offenders on probation of good conduct. Section 5 power of court to require released offenders to pay compensation and costs. Section 6 restrictions on imprisonment of offenders under 21 years of age. Section 7 report of probation officer to be confidential. Section 8 variation of conditions of probation. Section 9 procedure in case of offender failing to observe condition of bond. Section 10 provision as to securities. Section 11 courts competent to make order under this act. The act, इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ. सेक्शन 11 कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, appeal and revision and powers of court in appeal and revision. Section 12 removal of disqualification attaching to conviction. Section 13 probation officer. Section 14 duties of probation officer. Section 15 probation officer to be public servant. Section 16 protection of action taken in good faith. Section 17 power to make rules. Section 18 saving of operation of certain enactments. Section 19 section 562 of the code not to apply in certain areas. तो ये थे इसके 19 sections. ठीक है, और इतना ही था. अब ये कंप्लीट हो गया हमारा. अब कोई दूसरा जो एक्ट है वो हम स्टार्ट कर देंगे. आई होप
आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अगर कुछ नहीं भी तो 2% समझ में आया होगा, और अगर आता होगा आपको तो आपने मुझे जज किया होगा, और जो कुछ अगर मैंने गलत किया है तो वो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें ताकि मैं उसको आगे के लिए उस चीज़ को याद कर लूँ। सो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।